बी टाइप के मैनेजर हो जाएंगे सर। चलिए जी, गुड इवनिंग। हमारा जो एबीएम के सी मॉड्यूल के चैप्टर्स को हम लोग कवर कर रहे थे, उसमें हम लोग यूनिट 21 खत्म कर चुके हैं और 22 पे चल रहे हैं इस समय हम। तो यूनिट नंबर 22 पर चल रहे हैं। तो यूनिट नंबर 22 ना, इसमें बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात की गई है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो ह्यूमन बिहेवियर की जो थ्योरीज हैं उनको जानना होगा हमको। ठीक है, तो इस यूनिट में जो इसका नेम भी है, नेम क्या है? ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन के इम्प्लीकेशंस यानी, और ह्यूमन के इम्प्लीकेशंस के लिए हमें ह्यूमन का बिहेवियर एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता करने पड़ेंगे। ह्यूमन का बिहेवियर और इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंस बताता है, हर आदमी एक दूसरे से क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर। और जो भी बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है वो किस तरह से होता है? एनवायरमेंट फैक्टर, पर्सनल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये 4 फैक्टर से जो है होता। तो इसमें सब इन्वायरमेंट क्या है, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर क्या है, साइकोलॉजिकल ये हमने बात कर ली थी। एम्प्लॉय बिहेवियर एट वर्क पे बात हुई थी हमारी। हमने टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी पे बात की थी। और उसके बाद ये जो यहाँ पर ये सारी स्टेजेस आ रही हैं, 8 स्टेजेस, वो किसकी थी? EH एरिक्सन की 8 स्टेजेस हमने बात करी थी। ठीक है, और ये जो स्टेजेस हैं, डेवलपमेंट मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये बताया कि पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी कि किस स्टेज पे किस कौन पर्सनैलिटी किस तरह की काम करती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये प्रोग्रेस तो चेक कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हम आए साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो ये जो थ्योरीज है ना, इसको इस तरह से आएगा कि हैव डेवलप्ड सर्टेन पर्सनैलिटी थ्योरीज हैं। ये क्या है? पर्सनैलिटी थ्योरीज है, सर्टेन पर्सनैलिटी थ्योरीज। तो इसमें क्या है? पहला साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो साइको एनालिटिकल, ये इसमें थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक फर्क है, वो आपको समझना होगा, और कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीज भी आने वाली है। ठीक है, तो इसने बोला जो फ्रेड है, फ्रेडियन बोलते हैं, फ्रेड है इनका नाम, फ्रेडियन कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। ये 3 वर्ड आपके एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में मिलेंगे। इसमें अभी बहुत ही, इसका भी बहुत जो एक अच्छा वीडियो उसमें डला हुआ है आपका। अगर आप उसमें देखेंगे कोर्स में या यूट्यूब पे भी देखेंगे तो वो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो इड, ईगो और सुपर ईगो है, इसको हमें समझना है। अगर मैं इसको पढ़ने से पहले बताऊं आपको, मतलब हम थ्योरी पढ़ें इससे पहले मैं बताऊं कि इड, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है। देखो, इड क्या होता है? वो सबसे बेसिक वो होता है, यानी सब में होता है। ठीक है, अब बात आती ईगो की, कि आपने और क्या किसी और से एडवांस सीखा, और उसके बाद आती है जो सीखा उसको करना है या नहीं करना, ये ईगो है। इड में आपको सबका सब एक जैसे हैं, जो इड है वो सब एक जैसे हैं, और ईगो में वो कोई चीज करनी है या नहीं करनी है। और उसके बाद आता है, इसके बाद आता है सुपर ईगो। वो चीज है जो आपको काम करने दे या करने ना दे। ठीक है, सुपर ईगो मतलब बहुत हाई पावर होती है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो इड, ईगो, सुपर ईगो का है अभी तो हम बात करेंगे, बट आपको ये थोड़ा सा पर्सनालिटी थ्योरी में ये आपको एक बार वीडियो भी देखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड मतलब सॉलिड मार्क्स वाले वीडियोस हैं, इसमें से क्वेश्चन फंसेगा फंसेगा। और इड, ईगो, सुपर ईगो ये इन्हीं तीनों से डिपेंड करती है, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसे, जो मैंने अभी थोड़ा सा बताया था।
This led to believe the personality structure are primarily founded on unconscious framework. सबसे शुरू में unconscious framework चल रहा. Human behavior and motivation are the outcome of the psychoanalytic element. तो इसीलिए इसका नाम साइको एनालिटिकल रखा हुआ है. और वो ये क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ दीज विच इज नॉट द साइको एनालिटिकल एलिमेंट. तो क्या लिखा हुआ है? इड, ईगो एंड सुपर ईगो. ये जो बुक पलट रहे हैं वो प्लीज माइक बंद कर ले. सर पेज नंबर बता देंगे सर? पेज नंबर तो कोई दूसरा बताएगा. बताओ ये कौन सा है? 314. ये तो अभी टॉपिक शुरू हुआ, जल्दी मिल जाएगा. 314. हमारे तो फादर जब हम पन्ना पलटते थे ना, अगर आवाज आ जाती थी तो पन्ने की जो आवाज आती थी उसके बाद एक आवाज और आ जाती थी. id, ego and super ego. id is the foundation of unconscious. यानी id क्या है? unconscious है. It strives for sexual pleasure and other biological pleasure, has animal instinct of aggression, power and domination. यानी ये एक ऐसी चीज है जिसको बनाया नहीं जाता. मीन्स अगर आप पैदा हो गए तो ये चीजें होती हैं सब में. ठीक है. ईगो इज कॉन्शियस इन नेचर and relates our conscious urge to the outside world. तो ये जो है हमें आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कराती है. क्या? कॉन्शियस. ठीक है. क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं तो हम कहते हैं हमें हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करी. और ये कॉन्शियस किससे कंट्रोल होती है? दुनिया में क्या चल रहा है उससे. ठीक है. इट कीप्स इट इन चेक. मीन्स इड में जो सब कुछ है उसको चेक करती है. क्या? ईगो. ठीक है. थ्रू द रियलिटीज ऑफ द एक्सटर्नल. जो भी हमने देखा सुना है. टेररिस्ट होते हैं वो फटाफट किसी को गोलियां बरसा देते हैं. क्यों? क्योंकि उनका जो ईगो एनवायरनमेंट वाला है वो वही था. यानी इड में जो था ईगो ने उसको रोका नहीं, क्योंकि वो ईगो वो यही देखते आ रहे हैं. मर्डरर है, चोर, डकैत. ठीक है. वाइल इड डिमांड इमीडिएट प्लेजर वट एवर द कॉस्ट. कुछ भी हो जाए, मुझे किसी को गुस्सा आ गया थप्पड़ मार दिया. ठीक है. सो दैट दीज प्लेजर एंड ग्रांटेड एट द एप्रोप्रिएट टाइम एंड इन एक्सेप्टेबल मैनर. बिकॉज of difficulty of keeping the id under control, ego is supported by super ego. और ego को support कौन करता है? super ego. The super ego is the higher level of restraining force, can be described as the conscious of the person. ठीक है. conscious of the person, उस person की क्या कहती है? ईगो कहां से कंट्रोल होती है? बाहर के एनवायरनमेंट से. और सुपर ईगो खुद पर्सन की कॉन्शियस क्या कहती है? द कॉन्शियस क्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट एंड इज जनरली सबकॉन्शियसली डेवलप्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ कल्चर एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ द सोशल. वो क्या सीख के आया दुनियादारी से? कल्चरल एंड एथिकल वैल्यूज. ठीक है. यहां पर थोड़ा सा सोसाइटी से हट गए हैं, क्योंकि सोसाइटी अगर खराब है बट आपको अच्छी एथिकल और कल्चरल वैल्यू पे बड़ा किया गया है, पाला गया है, तो सोसाइटी का भी प्रभाव वहां पर नहीं पड़ता. ठीक है. ऑल दीज थ्री फ्रीडम एलिमेंट्स आर इंटररिलेटेड एंड ईच कैन नॉट एग्जिस्ट आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स. In order to create normal personality, there must be a balance in the relationship among these three. मतलब कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी खराब है, क्या होना चाहिए इसमें? तीनों का क्या होना चाहिए? बैलेंस. मतलब ऐसा नहीं है कि सबके पास सुपर ईगो हो जाए. तो सब अगर सुपर ईगो हो जाएंगे तो सब
श्री 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 रविशंकर साहब बन जाएंगे या रामदेव साहब बन जाएंगे, ठीक है, तो उससे भी तो काम नहीं चलने वाला ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन कौन चलाएगा? ठीक है, तो उन्हें सब पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उससे होगा क्या, पेट कैसे पलेगा? तो जो लोग अपने पेट के लिए कमा रहे हैं वो कुछ उनको दे देते हैं तो उनका पेट ऑटोमेटिक पल जाता है, लेकिन आपका पेट कैसे पलेगा? तो इसीलिए तीनों में से कौन सी इंपॉर्टेंट है? तीनों इम्पोर्टेंट है। तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट आपको गलत काम करने से कौन रोकती है? सुपर ईगो। ईगो। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ईगो रोकती है, बट उसको सपोर्ट कौन करता है? सुपर सुपर ईगो। जैसे आपको गुस्सा आया, आपने एकदम से थप्पड़ मार दिया, ये काम कैसा हुआ? ईगो का, सुपर ईगो का, या ईड। ईड का? ईड ये का ईड का है, ठीक है, ईड। को अब कंट्रोल करने में ईगो आपको गुस्सा आया, आप ऐसे कर रहे हैं, मारने वाले हो रहे हैं, ये कौन रोक रहा है? ईगो। ईगो रोक रही है। अब सुपर ईगो क्या है? आपको गुस्सा भी ना आने दे, मीन्स नहीं यार, अंदर अंदर रहेगा देगा नहीं किसी को, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। और ईड की जो है, जो मैंने बताया, जो नेचुरल और एनिमल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो इट स्ट्राइव्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर एंड अदर बायोलॉजिकल प्लेजर, हैज एनिमल इंस्टिंक्ट ऑफ एग्रेशन, पावर एंड डोमिनेशन, ठीक है। तो जानवरों में किस चीज की कमी होती है इसमें से? सुपर ईगो। अगर जानवर को पाल लो तो उसमें भी ईगो डेवलप की जा सकती है, ये वो वाली ईगो नहीं है, ठीक है। अगर जानवर को भी थोड़ा ढंग से पला बढ़ा जाता है तो वो भी ईगो से इन सब चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। बस सुपर ईगो जानवरों में ऐसा नहीं होती, बट आजकल तो यूट्यूब पे आप वीडियो देखो कैसे कैसे जानवर हो गए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एन ओवर डेवलप्ड सुपर ईगो वुड मेक ए पर्सन हाईली मोरल, जो मैंने बताया था ना आपको, क्या करेंगे? श्री राम करते रहेंगे आप दिन भर, मेक हिम फील गिल्टी फॉर एवरी लिटिल थिंग एंड स्लाइटली डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्म्स, और छोटी छोटी गलती, अरे अपराध हो गया, अरे बहुत दिक्कत हो गई, इस तरह से, ठीक है। दिस वुड नॉट बी कंसिडर प्रैक्टिकल और रेशनल, और ऐसा काम नहीं चलेगा भैया। सिमिलरली एन अंडर डेवलप्ड सुपर ईगो वुड लेट इड आर लूज एंड वर्ड वुड करेक्टराइज द पर्सन ऑन हैविंग वीक मोरल, और अगर आपकी सुपर ईगो वीक हो जाए तो भी दिक्कत है। अरे कर लो यार, 2 रुपए लेने में क्या जा रहा है, चाय पीने में क्या जा रहा है, ठीक है। दिस साइक्लो एनालिटिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, ठीक है, किसने दिया ये सब? ये ऊपर वाला सब है किसने दिया? फ्रेडियन की है, फ्रेड बोलते हैं, ठीक है। मेड सम इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, स्टेज ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस आर unconscious in nature and can be brought out by the psychoanalysis. Similarly, such employee behavior as daydreaming, forgetfulness, absenteeism, tardiness, sabotage, इसके मीनिंग एग्जाम नहीं मेरे को पता किसी चीजों के, लेकिन आप भी इनको ऐसे ही पढ़ लो, ठीक है। मतलब ये सारी कैसी चीजें हैं? नेगेटिव चीजें, अच्छी नहीं है, मतलब, ठीक है। कैन बी एनालाइज थ्रू द साइक्लो और साइक्लो एनालिटिकल स्टडी से किसी के बारे में भी बताए। तो ये कौन सी थ्योरी थी? साइको-एनालिटिकल। हाँ, पर्सनैलिटी थ्योरी की साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है। सेकंड थ्योरी आई हमारी ट्रेट थ्योरी। सेकंड थ्योरी कौन सी है? ये जो थ्योरी आ रही है, किसकी थ्योरी है फिर बोलो? पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए विभिन्न जो अपने साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने, या मैनेजमेंट गुरु हुए हैं, या एचआर गुरु हुए हैं, उन्होंने थ्योरीज दी हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। अब कौन सी आ गई? ट्रेट थ्योरी, ठीक है। ट्रेट थ्योरी बिलीव्स दैट the traits of a person which determine his personality and behavior are basically inherent to a person. कहां से मिलते हैं? इनहेरेंट है, मोर ऑफ हेरिडिटी इम्पैक्ट है, ठीक है। ट्रेट थ्योरी एक्सप्लेन्स पर्सनैलिटी एज ए डिमॉन्स्ट्रेशन of certain traits of an individual. While there are many traits common to most people, there are many other traits that are unique to a person and are not shared by other individual, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट थ्योरी पीपल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एग्रेसिव, लॉयल। तो ये क्या है, कहाँ से आ रहे हैं ये सब चीजें उसके पास, क्या माना जा रहा है, कहाँ से आ रही है? हेरिडिटी। ट्रेट्स आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी, कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द, और भी किसी के भी बिहेवियर को हम कहते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल है बंदा है, बहुत ही सेंटिमेंटल है, तो ये सब क्या है, बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए इन शब्दों का यूज किया जाता है। सिमिलरली इफ ए पर्सन अलाउ अदर्स टू टेक द इनिशिएटिव ही इज सबमिसिव। होता है ना कि जैसे ग्रुप में होता है कि भैया गाड़ी में ले जाऊंगा, चलो ले जाओ भैया, तो सबमिसिव हो गया, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी, this theory believes that personality and behavior are to a great extent determined by the individual। मतलब उसने कहा ईगो सुपर ईगो कुछ नहीं है, उसने कहा ट्रेट यानी इनहेरेंटी कुछ नहीं है। अब इंडिविजुअल जो भी इस समय मौजूद है वो क्या है, we have an image of our own and our action would be consistent with that image। और जो हमारे एक्शंस हैं, our own and our action would be consistent with that image। कार्ल रोजर्स is closely, तो ये किसकी थ्योरी है, कार्ल रोजर्स की। According to him the best vantage point for understanding behavior is from the internal frame of reference of the individual himself, and individual himself is the center of experience। His self image in an integral, तो उसने कहा जो उसके अंदर कुछ है, वो खुद जो आदमी है उसके अनुसार जो है उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी है। इंटीग्रल हाउ ही व्यूज हिमसेल्फ एंड हिज परसेप्शन हाउ अदर्स व्यूज, मतलब वो कहता है वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है और उसे लगता है कि लोग उसके बारे में क्या समझते हैं, ठीक है। दिस सेल्फ कॉन्सेप्ट इज ए रिजल्ट ऑफ पर्सन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। और ये जो वो बना है वो कैसे बना, इस बात को समझना, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट आया कहाँ से उसका, जब उसका इंटरेक्शन हुआ, कहाँ से हुआ इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट। जैसे अच्छे कंट्री में जो लोग रहते हैं उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग तरह डेवलप होता है, खराब कंट्री में जो रहते हैं उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग तरह से डेवलप, ठीक है। दिस इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस help us to grow and mature and we modify our self concept as a result of these experience। जैसा हमें एक्सपीरियंस होता है उससे ही हम बड़े होते हैं और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को उसी तरह क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। When we get positive feedback from others, तो क्या होगा, हम उस चीज को पॉजिटिवली करेंगे, ठीक है। जैसे अब इसमें एक बात और सुनिए, मान लिया कोई 4 मर्डर करके आ जाए और उसके सारे मोहल्ले वाले कहेंगे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या डेवलप होगा, नेगेटिव। यही होगा कि भैया मर्डर करना बड़ी अच्छी बात है। और वही जब घर आए तो नाराज हो लोग, तो वो उस तरह डेवलप होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी गेट नेगेटिव फीडबैक, तो वो फिर हमारा सेल्फ रिगार्ड लोअर होता है और हम उसको सुधारते हैं, ठीक है। दस एन एम्प्लॉय विद अ सेल्फ कॉन्सेप्ट इज हाई इंटेलिजेंस, इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस मे नॉट लिव फॉर सच रीइंफोर्समेंट टेक्निक। तो जो पहले से ही ऐसे हैं, जो पहले से ही इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस है, उनके लिए ये वाह वाह वाली बात काम नहीं करती, ठीक है। टेक्निक्स एज मॉनिटरी रिवॉर्ड, जॉब सिक्योरिटी और डायरेक्टिव सुपरविजन, ठीक है, तो उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ही मे लुक फॉर द चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी उनको क्या चाहिए कि आज बड़े अच्छे रिकवरी करा दी उसने, तो उसको कहते हैं अरे वाह भाई, अब हम तुम्हें ऐसी ब्रांच में भेजते हैं जहां पे 60% एनपी है। तो खुश होगा नाराज होगा, नाराज होगा। नाराज हो जाएगा। खुश होगा वो, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना, वो अपने आप को क्या समझता है, इंटेलिजेंट समझता है, इंडिपेंडेंट समझता है, कॉन्फिडेंस समझता है, ठीक है। अगर उसे तुमने छोटी ब्रांच में डाल दिया तो सोचेगा बताओ इतना अच्छा काम किया, अब मेरे को वहां से हटा दिया, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये तो आप
जो पढ़ रहे हैं देखेंगे मौके पे जाकर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, मॉनेटरी रिवार्ड ऑफ द जॉब सिक्योरिटी मे बी मोर इफेक्टिव ऑन एम्प्लॉय हु हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ डिपेंडेंसी, यानी जो डिपेंडेंस इनसिक्योरिटी और ये सब कुछ कॉन्फिडेंस लेवल वाले कम होते हैं, उनके लिए कौन सा अच्छा रहता है? मॉनेटरी वाला ज्यादा अच्छा रहता है कि भैया नौकरी से निकाले नहीं जाओगे, सैलरी बढ़ जाएगी, इसी से मजा आता है उनको, ठीक है। तो कौन कौन सी थ्योरी है? ये पर्सनालिटी थ्योरी में से एक क्वेश्चन आएगा। पहली है साइको एनालिटिकल फ्रेड की, ईडीगो और सुपर ईगो। ट्रेट थ्योरी, ये थ्योरी किसकी है? इसमें नेम तो इन्होंने दिया नहीं, बस ये बताया कि वो कहाँ से सीखता है, हेरिडिटी, इनहेरेंट है, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी में क्या बताया? इंटेलिजेंट। उसके अंदर क्या है, कॉल रोजर्स ने कहा, और जो भी अंदर है उसका कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का फर्क, उसको एनवायरनमेंट से जो देखता है उसे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में डेवलप करता है। फिर हमारा है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी, that this theory believes that the personality development is more a result of social variables than biological factor, ठीक है। much of human behavior is either learned or modified by learning। तो सोशल लर्निंग में क्या है, उसने कहा है कि ये जो है ह्यूमन बिहेवियर या तो सीखा गया है या मॉडिफाइड किया गया है, किससे? लर्निंग से। थ्रू लर्निंग वन एक्वायर नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज, स्किल। फर्दर मोटिव्स कैन बी ट्रेस टू नोन एंड कॉन्शियस नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। बाकी चीजें उस बंदे के मोटिव्स, उसको बंदे का मोटिव्स कैन बी ट्रेस्ड टू नोन एंड उसको उसकी नीडों के अकॉर्डिंग हम लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं। पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ, ये क्वेश्चन आ गया, मतलब बार बार बोलते हैं ना, पर्सनैलिटी इज सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल that a person has learned. The social learning theory uses reinforcement and punishment approach in understanding personality, ठीक है। For example, frustration caused by external environment causes and reinforce aggression as a personality trait, ठीक है। Also, ये क्या लिखा हुआ देखना जरा, कुछ और लिखा हुआ है। गुड, ये सारे ओ ही बना दिए उसने, ठीक है। ऑल्सो गुड बिहेवियर इज रिवार्डेड बाय द सोसाइटी इन टर्म। तो सोशल लर्निंग का है कि सोसाइटी जहां आप रहते हैं उसकी प्रेज अगर होगी तो रीइंफोर्स होगा गुड बिहेवियर, दस बिहेवियर एंड एक्सटर्नल। तो ये मेरे ख्याल से अभी तक जितने हमने वो पढ़े हुए हैं सबसे ज्यादा मजा आया होगा ना इसे पढ़ने में, बोलिए। जी सर। यस सर, नहीं है ट्रू सर। ऐसा लगा कुछ पढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, पता नहीं आप लोगों ने किस, देखो मैं एक ईमानदारी की बात बताऊं कि बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ा है ना वो मस्त पढ़ा हुआ है मैंने, ठीक है। तो जब कोई चैप्टर करते थे, जैसे मैथ हमें करनी है, तो आमतौर पर आपने भी देखा होगा या आपके बच्चे भी देखे, जब मैथ के ट्यूशन जाते हैं सीधे कहते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 खोलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसे हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन देखो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने अगर कभी कुछ पढ़ा है तो वो जो चैप्टर से पहले लिखा होता था उसको भी पढ़ा है। तो ये जो अभी आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, वो जो हमने 2 दिन पढ़ा है ना पीछे, उससे थोड़ा सा हमको लगा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, क्यों पढ़ रहे हैं। ह्यूमन इम्प्लीकेशंस, उससे पहले हमने पढ़ा क्या, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंटल के बारे में। डेवलपमेंट। तो ये ह्यूमन इम्प्लीकेशंस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसमें और भी ऐसी चीजें आएंगी, उसमें भी आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। जो लोग छुट्टी ले रहे हैं वो लोग रिवाइज ढंग से करें, मौका नहीं छोड़ें किसी तरह का भी, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज द फाउंडेशन ऑफ द अनकॉन्शियस। ट्रू बिल्कुल है सर। ठीक है। In order to create a normal personality, there should be a balance in the relationship among, बोलो। ट्रू है सर। ट्रू ट्रू।
ट्रू है। People behaving in a forceful manner in most situation could be described as sentimental. फॉल्स People behaving in a forceful manner. Forceful है, देख लो। Forceful behavior को sentimental नहीं बोलते। Sentimental जो होता है ना, वो mental होता है, उसे किसी की नहीं सुननी होती है। समझ रहे बात को या नहीं समझ रहे? तो ये जो फोर्सफुल मैनर से बिहेव करते हैं वो सेंटिमेंटल नहीं है, ठीक है, वो प्रेशर है किसी का। तो ये थर्ड क्या मोस्ट पीपल बिहेविंग इन फोर्सफुल मैनर इन मोस्ट सिचुएशन। इसका आंसर देखना क्या दिया हुआ है। फॉल्स है। फॉल्स है ना, ठीक। हाँ, we have an image of our own and our actions are consistent with that image. बोलो। ट्रू। बिल्कुल भाई, we have an image on our own, हम अपने आप में किसी इमेज को लेके चल रहे हैं, तो हमारे एक्शन भी कैसे होंगे, उसी इमेज की तरह होंगे, ठीक है। अगर हम ईमानदार बनना चाहते हैं, हमारी इमेज है किस चीज की, कि भैया है तो बहुत ऑनेस्ट है, तो इससे क्या होता है, हम लोग सोचते हैं यार ऑनेस्टी बने रहना भैया, ठीक है। जैसे वो एजीएम आते हैं, अरे हाँ यार, अरे रमेश यू आर ए गुड वर्कर, अब वो तो चले गए, अब उसे लगता भैया मैं तो गुड वर्कर हूँ, है ना, ठीक है। पर्सनैलिटी इज ए सम ऑफ, बहुत अच्छा है, बताओ। ट्रू सर। कोई True. अनडाउटेडली सुपर ट्रू सर। ट्रू। चलो अब ये देखो, मैडम एक फीस में 2 लोग पढ़ रहे हैं, चलिए। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। सर कनेक्टिविटी इशू है क्या, क्योंकि मुझे बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ये साउंड कनेक्टिविटी मैं पैरेलल अपने मोबाइल पे एज ए जूम कैंडिडेट सुनता रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ हम, तो शायद आपकी तरफ से कुछ है, और अगर नहीं हो रहा तो आप YouTube पे चले जाएं, क्योंकि YouTube पे लाइट उसमें भी आप देख सकते हैं। ओके सर, मैं चेक करूँ, थैंक वो यू। थोड़ा सा वो 10-20 सेकंड का डिले चलता है, अदरवाइज आप देख सकते हैं, ठीक। कुछ पूछना हो तो आप आकर के पूछ सकते हैं, और जब पूछना हो तो अपना वीडियो बंद करके साउंड करके देखना आ जाता है, ठीक है। चलो आगे देखिए। चलो, हमने आज की क्लास में कितने क्वेश्चन पक्के बोले, बताओ। 4-5 एक तो हमने थ्योरीज के बारे में बात करी, ठीक है, और हमने बोला कि थ्योरीज में से एक ना एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का है। अब आया पर्सनैलिटी एंड ब्रेन, इससे भी एक क्वेश्चन पक्का है, और आप सरप्राइज करोगे कि हाँ, पढ़ा तो था, लेकिन अब गड़बड़ हो गई यार, ये भूल गया मैं, ये लेफ्ट में है या राइट में है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर 6 महीने में एक पेपर होता तो मैं आपको रटा भी देता, ठीक है। अब तो 6 महीने में 6 पेपर आने वाले हैं। तो इधर सुन लो, एक क्वेश्चन ये बहुत आता है कि इंसान की पर्सनैलिटी और ब्रेन में कुछ रिलेशन है, ये रिसर्चर ने वो किया हुआ है, ठीक है, और इन थ्योरीज को भी काफी थ्योरी के नाम पे माना गया है। तो क्या बोलता है, an important biological factor which influence the personality is the role of brain of an individual. 2 types of contribution can be found in the area: electrical stimulation of brain and split brain psychology. दोनों वर्डों को याद रखना होगा आपको, ठीक है। Human brain is believed to contain certain definite pleasure and painful areas. Accordingly, it must be possible physically to manipulate personality through the ESP, electrical stimulation of the brain, से हम लोग अपनी पर्सनैलिटी को क्या कर सकते हैं,
मैनिपुलेट कर सकते हैं। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल टू यूज ESB। अब वो क्वेश्चन कहेगा कि पर्सनैलिटी कैन बी मैनिपुलेटेड थ्रू ESB, PSB, JSB, SSB, कुछ भी दिखेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन। It may also be possible to use them as method of reducing stress and tension and stimulate creative thinking. Split brain, right versus left. Psychologically is closely related to the ESB and is probably more popular. The characteristics and dimensions attributed to the left and right hemisphere, इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं, ऑफ द ब्रेन। तो अब यहाँ पर इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ, बट वहां फंस जाते हैं। क्यों? अगर वो यहाँ लिखा जाएगा ना ये और ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा राइट में कौन सा है, तो 2 तो समझ में आ जाएंगे, 2 में फंसा देगा आप। तो देखते हैं जरा, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और ये हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारा जो है, जो माइंड है, वो लेफ्ट वाला राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, और ये मतलब क्रॉस है, जो हमारे इस हेड में है वो हमारे इस वाले बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एक तो ये बात। दूसरा, स्पीच वर्बल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, लीनियर, डिटेल, सीक्वेंशियल, कंट्रोल्ड, इंटेलेक्चुअल, dominant, active, analytical, reading, writing, naming, sequential ordering, perception of significant order, comprehension, complex motor sequence pattern। कौन से हेमिस्फीयर से है? लेफ्ट से, ठीक है। राइट से क्या है? सब बिल्कुल बाबा जी, स्पैटिकल, म्यूजिकल, होलिस्टिक, आर्टिस्टिक, स्टिमुलेनियस, साइमल्टेनियस, इमोशनल, इंट्यूटिव, माइनर, स्पिरिचुअल, सिंथेटिक, ओरिएंटेड, फेशियल रिकॉग्निशन, साइमल्टेनियस दोबारा आ गया था, ऊपर भी आया था, परसेप्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फिगर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मैं एक एक चीज को वैसे नहीं बता, लेकिन आप थोड़ा समझ गए होंगे। जो सिस्टमेटिक, सीक्वेंशियल, मैथमेटिकल, एनालिटिकल, इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो सब कौन से वाले होते हैं? लेफ्ट हेमिस्फीयर वाले होते हैं, ठीक है। बैंकर कौन से वाले होते हैं? लेफ्ट ही वाले होंगे, लेफ्ट वाले होते हैं। और अगर ये वाले हैं तो इनको क्या क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गलती से हो गए हैं, हाँ, हैं, बहुत सारे हैं। गलती नहीं से है। सर ये ब्रेन की बात हो रही है ना, सर ब्रेन की बात हो रही है ना। ब्रेन की बात तो है, लेकिन आप में तो से भी कुछ ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनका राइट हेमिस्फीयर स्ट्रॉन्ग है, टाइप बी मतलब पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी हो जाएगी कुछ कुछ। वो ये भी अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। यानी एक बात ऐसे समझो आप, देखो सुनो, कोई मैथमेटिकल में, एनालिटिकल में 0, बट आर्टिस्ट वो टॉप का है, इसका मतलब समझ रहे, उसका राइट हेमिस्फीयर का पार्ट ज्यादा एक्टिव, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में भी पोजीशन आ सकती है, कौन सी? बैलेंस भी हो सकती है, ठीक है। बट अब वो जैसे ही आप लोग BA, BCom, BSc 3rd ईयर में थे, आपको लगा IBPS की वैकेंसी आ गई है, सब लोग पड़ोस में कोचिंग जा रहे हैं, 3 महीने कोचिंग करी, थोड़ा सा पढ़ने लिखने में ठीक थे, 6 महीने में नौकरी लग गई। वो सब बैंकर होते हैं। और जो SSC वाले होते हैं, कम से कम 2 साल तैयारी करते हैं, तब लगते हैं। चलो, तो ये थ्योरी किसने दी? एडेप्टेड फ्रॉम फ्रीड, लुथांस और नेशनल बिहेवियर 6 एडिशन से उठाया गया, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट आर द ब्रेन आर एट्रीब्यूटेड विद सम स्पेसिफिक डायमेंशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एज शोन इन द टेबल, ठीक है। दीज एरियाज आर हाउएवर स्टिल ओपन टू फर्दर। और अभी ऐसा नहीं है कि भैया जो बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है।
यानी ऐसा भी हो सकता है कि आप बैंकर भी है, बैलेंस है, एनालिटिकल भी है, मैथमेटिक्स भी अच्छी है आपकी, आर्ट भी अच्छी है, ठीक है। कई आप लोगों में से कई बच्चों को मैं मतलब ऐसा महसूस होता है कि वाह भैया क्या गॉड ही गिफ्ट है, बिल्कुल मतलब हर चीज में ओके, सब चीज में, पढ़ाई में, लिखाई में। पढ़ाई लिखाई को हम लोग बैंकर के लिए ना, पढ़ाई लिखाई को कैसे बोलते हैं पता है? जीआईबी सीआईबी नहीं, बट उनका मैथ एनालिटिकल कितना होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। भले ही जीआईबी सीआईबी ना कर पाए हो लेकिन बैंक में भर्ती होने वाली काम उनके पूरे ओके होते हैं। एक पिक्चर दिखा रहा हूं पढ़ने से पहले, एक पिक्चर दिखा रहे हैं पढ़ने से पहले, आप इसको जरा देखिए और आपको बताना है कि आपकी पर्सनैलिटी इनमें से कौन सी है। इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल। सर मेरी तो वैसी नहीं लग रही मुझको। है मेरी तो वैसी नहीं लग रही मुझको। आपने सीआईबी में पढ़ा नहीं ढंग से, पढ़ो पहले। सर मेरे को तो 3 लग रहा है। कौन सा? डूअर्स वाला, ऑर्गेनाइजर वाला और ये जो सोशल हेल्पर वाला, बाकी ऊपर साइड में ठीक है। 3 नहीं। ऐसा हो सकता है कि सब में इन सब का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हो और किसी एक चीज का वो हो। ये बेसिकली जो चार्ट है वो ये बताता है कि जब अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के थ्रू होते हैं, रिटन टेस्ट नहीं होता है, बहुत हाई क्लास जैसे टीसीएस वगैरह में ये सब कुछ, या एसएसबी में जब होता है, तो वो लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं आपका और उसके अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि क्या चीज इसमें से आपकी सेट बैठती है और आपसे बिना पूछे सब पता लगा लेते, फिर कहते हैं ना भैया इसको तो रहने दो। लेकिन बैंक में तो आईबीपीएस की मर्जी है, ठीक है। सर आर्मी में भी है ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी साइकोमेट्रिक। क्या कहते हैं सर साइकोमेट्रिक, जो साइकोमेट्रिक और ये थिंकिंग एंड ये सब है ना, आर्मी में भी है ना, एसएसबी में शॉर्ट सर्विस हाँ, तो कमीशन। वो इसीलिए करते हैं, वो आपको इसमें से ढूंढते हैं कि आप कैसे हो, तब आपको लेते हैं। कोई कहता है ना मैं तो बहुत इंटेलिजेंट था बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर विज अभी हम बात करेंगे जो आपकी ये है, दोनों को हम एक साथ करते हैं जिससे कि आराम हो जाए। ये देखो, ठीक है। तो हमारा थ्योरी कहता है ये, ठीक है। अब इस थ्योरी में मार्चिंग पर्सनैलिटीज, मैचिंग है, मार्चिंग नहीं होगा, मैचिंग होगा, मैचिंग पर्सनैलिटी विद जॉब्स। अब क्वेश्चन आ गया, छा गया क्या? हॉलैंड थ्योरी, जॉन हॉलैंड। Holland presents 6 personality type and proposes that satisfaction and dissatisfaction with the job depends on how individual successfully match their personality with their occupation. अगर वो ऐसा है और इस पोस्ट पे है तो बढ़िया है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा था, पहला क्या पढ़ा था? रियलिस्टिक। दूसरा क्या पढ़ा था? इन्वेस्टिगेटिव। तीसरा क्या था? सोशल। फिर क्या था? कन्वेंशनल, एंटरप्राइजिंग और आर्टिस्टिक। यही थे ना, ठीक है। तो अभी मेरा कहना यह है कि आप बैंकर हैं, अब मेरे को बताना है आप इसमें से बैंकर, अगर टेस्ट होने लग जाए साइकोलॉजिकल, तो बैंकों के लिए इनमें से कौन सी वाली क्वालिटी ढूंढी जाएगी आप में? इन्वेस्टिगेटिव, कन्वेंशनल भी होता है सर, जो हम रियलिस्टिक, कन्वेंशनल। सर आर्टिस्टिक को छोड़ के सारे लगते हैं कॉम्बिनेशन। सोशल हैं आप? सर टेस्ट में भी गए तो सोशल होना ही पड़ेगा ना। नहीं, कहाँ होते हैं हाँ, सर होते नहीं है बट हमें करना तो पड़ता है। अगर आप सोशल हो जाएंगे तो
कस्टमर सुबह से शाम बैठा ही रहेगा वहाँ पे, रिकवरी के टाइम होते हैं सब सोशल, तब भी सर नहीं यहाँ होते, ब्रांच हेड को तो होना पड़ता है, नहीं तो नहीं होते, सब दिखावा है। ठीक हाँ है, दिखावा करना पड़ता है। हाँ चलो अब देखो आप यहाँ पर, आपको बताते हैं कौन है आप, और अगर कोई मैच नहीं कर रहा है तो नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पकड़ो। देखो कन्वेंशनल क्या है, प्रीफर रूल रेगुलेटेड, कस्टमर को सिखाने लग जाते हैं, आरबीआई की चिट्ठी आई है। ऑर्डरली, स्टेप बाय स्टेप करते हैं काम जो होता है बैंक में। अनएम्बिगुअस एक्टिविटीज, फ्लेक्सिबल फाइल क्लर्क, कौन होते हैं सब ये, इसमें बोला कंफर्मिंग होते हैं, पहले मिला लूं सिग्नेचर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। इफिशिएंट, प्रैक्टिकल, अनइमेजिनेटिव, इमेजिन नहीं करना कुछ भी, जो लिखा हुआ वही देखना है। बैंक टेलर, अकाउंट कॉर्पोरेट, समझ में आई। अगर आप बैंक में हैं तो बैंक वाले के लिए साइकोलॉजिस्ट ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आप में ढूंढता है। आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट तो होता नहीं है, इसलिए सब लोग बैंकर बन जाते हैं। बट और चीज देख लेते हैं, रियलिस्टिक कौन होते हैं। प्रीफर फिजिकल एक्टिविटीज दैट रिक्वायर स्किल, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, कौन होगा, ये लोग होंगे। इसमें एक खास बात देखिए, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा है, साई होते हैं, जेन्युइन होते हैं, यानी जो कर रहे हैं दिख रहा है। परसिस्टेंट होते हैं, प्रैक्टिस खूब करते हैं। कंफर्मिंग, प्रैक्टिकल, कि करके दिखाओ भैया, दौड़ लोगे दौड़ के दिखाओ। मैकेनिक, ड्रिल प्रेस ऑपरेटर, असेंबली लाइन वर्कर, फार्मर, ये सब कौन से आ गए, रियलिस्टिक होते हैं, जो दिख रहा है वही कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव, प्रीफर्स एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व थिंकिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, कौन होते हैं, बायोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिशियन और न्यूज रिपोर्टर। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उनकी, एनालिटिकल होते हैं, ओरिजिनल होते हैं और क्यूरियस होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं जॉन हॉलैंड की थ्योरी से क्वेश्चन आएगा, बार बार रिवाइज करना, क्योंकि ऐसे सॉलिड क्वेश्चन छोड़ दिए तो फिर दिक्कत होगी देखना। ठीक है, ये जो बुक में जहां पर भी चार्ट बना हुआ है वो अभी किसी ने पूछा था रिवीजन कैसे करें, पूछा था रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन कैसे करेंगे, जहां पर भी चार्ट बना हुआ है। ठीक है, सर सी मॉडल छोड़ के पूछा था सर मैंने, ए बी और डी के लिए। सी बी को तो हम कराएंगे, ए में 3-4 टॉपिक जो हैं केस स्टडीज ए वाली में, और दूसरा मैं अभी एक और वीडियो ढूंढ रहा हूँ जो पिछले से पिछले बार मैंने रिवीजन में कराया था, उसमें मैंने ए मॉड्यूल को पूरा रिवाइज करा दिया था एक सिटिंग में, उसको मैं हाँ ढूंढ सर रहा हूँ अगर वो मिले। भेज दीजिएगा सर, हेल्पफुल होगा। सर ए में अभी क्योंकि रहता है ना 3-4 चैप्टर्स। हाँ वो 3-4 चैप्टर तो अभी मैं हल्का टच करूंगा, लेकिन वो रिवीजन कुछ अलग स्टाइल से कराते हैं, उसका फायदा मिल जाता है अक्सर ना। ठीक है, ओके सर डी का, यूट्यूब, हाँ डी मॉड्यूल का, डी मॉड्यूल में सच मैं कोई रिवीजन नहीं करा पाऊंगा, है ना, क्योंकि वो जेआईबी से उठ के आने वाले सारे टॉपिक हैं क्रेडिट मैनेजमेंट में, और रेशियो एनालिसिस वाले को आपको कर लेना चाहिए। 2-3 बार क्लास हो चुकी है, कहीं से करें, रेशियो एनालिसिस जरूर करके जाइएगा, एबीएम में भी, बीएफएम में भी, और रिटेल में काम आएगा। और प्रायोरिटी सेक्टर को जरूर देख लीजिएगा, कई बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें आता है। ठीक है, और आपकी जो मैथ की वो प्रोबेबिलिटी वाली क्लास है वो फ्राइडे को 8:30 या 9 बजे होगी, फ्राइडे को 8:30 या 9 बजे होगी। ठीक है, तो आप लोग नाइट में ना सर, हैं, इवनिंग में ना, हाँ नाइट में होगी। प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का कई बार आता है, अच्छा एक्चुअली वो सैम्पलिंग का पार्ट है? सैम्पलिंग। सर मॉड्यूल ए में 2-3 चैप्टर बचे हैं, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे? देखो आएगा तो पूरी बुक से, लेकिन हमें तो 50-60 से काम चला। नहीं वो आप लेंगे क्या? नहीं वो बच मैं नहीं गए लूंगा, और छोड़ दो उनको, उससे बढ़िया है टॉपिकों को रिवाइज करो।
अच्छा, छोड़ ठीक है। सकते हैं ना उनको? वो एक्चुअली क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हाँ, उसमें, और रिफॉर्म्स वो वगैरह कुछ है। डायनामिक टॉपिक टाइप के हैं। ठीक है, बहुत स्टैटिक चीजें नहीं हो पाती, आने को तो आएगा अभी, उसमें से भी आएगा, 2-3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ठीक है सर एबीएम के लिए कौन सा रिस्क इम्पोर्टेंट है? रिस्क आता है सर। हाँ, एबीएम में रिस्क क्या कह रहे हैं, एबीएम क्या है? वो क्रेडिट रिस्क और वो सब है ना सर? अच्छा, वो BFM लास्ट में एक टॉपिक में है, क्रेडिट रिस्क के बारे में है, लेकिन वो इकोनॉमिक इसका एबीएम का कोर वो नहीं है कॉन्सेप्ट। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे? आ सकते हैं एक आध क्वेश्चन, लेकिन बहुत बड़ा वो नहीं है उसमें। अच्छा, ठीक है। सबसे ज्यादा तो सर एचआरएम से ही आता है, 40 नंबर आता है। ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है। सर कभी कभी आ जाते सर। अरे 25 का 30 का तो मान लेता हूँ, लेकिन 40 थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो चाहिए, ठीक है, एचआरएम पढ़ के जाओ पूरा बढ़िया से। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और बिजनेस साइकिल करना है। बिजनेस साइकिल का एक वीडियो आपके उसमें है, और बहुत बढ़िया वीडियो बना हुआ, उसे देखेंगे आप, कोर्स में है, 15-20 सर वो मिनट का है। रिवीजन मॉड्यूल ए का रिवीजन वाला ग्रुप में दे वो दीजिए रिवीजन सर। में है वैसे वो, ठीक है, वो रिवीजन में है। ठीक है सर रिविजन में कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है? किसमें, रिवीजन में? जी रिवीजन में बी मॉड्यूल को हम लोग करेंगे रिवीजन में ना, ओके। बी मॉड्यूल में। ठीक है, कल सुबह 7 बजे सर। प्रोबेबिलिटी वाला में सर बॉल वाला करवाइएगा कैसे? फोल्डर बना दीजिए ना तो। मैं कोई एक बार वो देख रहा, चलो मैं बाद में देखूँ। हाँ, तो हम लोग जो कर रहे थे वहीं पे वापस आ जाए। तो हम लोग पर्सनैलिटी, हॉलैंड की टाइपोलॉजी पर्सनैलिटी पे बात कर रहे थे। ठीक है, सर इसमें सोशल क्वेश्चन कौन किस तरह होते से हैं? पूछे जाएंगे? सर है? इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे हॉलैंड्स थ्योरी में? ऐसा भी हो सकता है कि वो 5 पर्सन है, उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है, उसका जॉब वहां लग जाता है, उसका जॉब वहां लगता है, किसका जॉब ठीक लगा, किसका जॉब गलत लगा, ऐसा भी बना सकता है। ठीक है, या जैसे इन्वेस्टिगेटिव में कौन से पर्सनालिटी कैरेक्टर्स नहीं होते, जैसे 4 दिए हुए हैं, 3 इनमें से उठा लेगा, 1 कहीं और से उठा लेगा। ठीक है, और बाकी जॉन हॉलैंड के जो टाइपोलॉजी है पर्सनालिटी की, और उसमें उनके नेम जैसे क्या है, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, सोशल, कन्वेंशनल, एंटरप्राइजिंग और आर्टिस्टिक। ठीक है, एंटरप्राइजिंग में जो देखा आपने क्या, प्रीफर्स वर्बल एक्टिविटीज वेयर देयर आर अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस अदर एंड अटेन पावर्स। एंटरप्राइजिंग तो आपने देखा बिजनेसमैन, अपना सेल्फ जो प्रोफेशनल होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, एनर्जेटिक, डोमिनियरिंग। ठीक है, लॉयर, रियल एस्टेट एजेंट, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, स्मॉल बिजनेस मैनेजर, ये सब एंटरप्राइजिंग। आर्टिस्टिक में प्रीफर एम्बिगुअस एंड अनसिस्टमेटिक एक्टिविटीज, क्या होता है, कहीं पे भी जाके कुछ करने लग जाते हैं। ठीक है, दैट अलाउ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इमेजिनेटिव, डिसऑर्डरली, अब यहाँ पे डिसऑर्डरली है, और बैंक वाले के लिए क्या यूज किया था उसने? ऑर्डरली। ऑर्डरली ये था। ठीक है, जब मैं पढ़ाते समय बोलता हूँ ना ये था, तो मैं वहां पे लाइन खींचता हूँ, वहां पे कंसंट्रेट क्या करो आप लोग, है ना। चलो, पेंटर, म्यूजिशियन, राइटर वगैरह, तो ठीक हो गया। तो जल्दी से हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ह्यूमन ब्रेन इज बिलीव्ड टू कंटेन डेफिनिट प्लेजरेबल एंड पेनफुल एरियाज। दोनों होते हैं या नहीं होते? होता है। दोनों बातें, प्लेजरेबल एंड पेनफुल। अच्छा,
कुछ शायद ऐसे लोग होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं जिसमें ये जो कुछ एनिमल्स में पेनफुल एरियाज नहीं होते हैं, कुछ एनिमल्स में प्लेजरेबल एरियाज नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आगे है सेकंड में, एक्सट्रोवर्ट्स आर क्वाइट रिफ्लेक्टिव पीपल होते हैं। फॉल्स है। क्वाइट का मतलब है बिल्कुल शांत होते हैं क्या? नहीं वो होते, इंट्रोवर्ट होता है। ठीक है, इंट्रोवर्ट होते, ठीक है। सक्सेसफुल पीपल हैव हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है? Not clear. Not clear. मतलब अस्पष्ट होना, Confused कर। कंफ्यूजन वाले होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सक्सेसफुल पीपल है क्या होते हैं ऐसे? No. हैव हाई टॉलरेंस होती है उनमें, टॉलरेंस होती है कंफ्यूजन को टॉलरेंस तो होती है उनमें, ठीक है। ट्रू है। मतलब कहने का मतलब उनके सामने एम्बिग्यूटी की चीजें जो आती हैं उसको टॉलरेट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल विद लो सेल्फ एस्टीम टेक मोर रिस्क इन देयर कैरियर। फॉल्स है कि सेल्फ एस्टीम घबरा जाता है, वो थोड़ी लेगा, ठीक है। फिफ्थ, पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जॉन हॉलैंड। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना जॉन हॉलैंड की जॉब फिट थ्योरी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 6th वाला, देखना अभी कितने लोगों का गलत सही हो सकता है, ठीक है। राइट ब्रेन कंट्रोल्स इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव बिहेवियर। ट्रू सर। True है सर। ट्रू, जो आर्टिस्टिक टाइप वाले लोग थे ना, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स एनालिटिकल बिहेवियर। ट्रू है। ट्रू है। राइट ब्रेन कंट्रोल स्पीच वर्बल एबिलिटी। False. आया ना। तो ये जो 7th वाला है, 7th है 8th वाला, Eighth ठीक वाला है, false. फॉल्स है, क्योंकि ये जो स्पीच वर्बल एबिलिटी थी किसमें? लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट वाले में थी, ठीक है। सर थर्ड का क्या बता? हैं? सर थर्ड का? सेकंड और फिफ्थ बता दीजिए। कौन सा वाला? सेकंड और फिफ्थ। सेकंड, एक्सट्रोवर्ट आर क्वाइट रिफ्लेक्टिव पीपल। क्वाइट माने होता है शांत, तो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं शांत होते हैं क्या? नहीं सर। नहीं, तो इसलिए फॉल्स है, ठीक है। सर और कौन सा बोले थे? थर्ड सक्सेसफुल पीपल हैव हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी। हाँ जी, होती है। वो सामने कितनी चीजें इनडिफरेंस होती है लेकिन उसको पार कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। और कौन सा? फिफ्थ वाला सर। पर्सनालिटी जॉब फिट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जॉन हॉलैंड। अभी पढ़ तो रहे हम सब जो पढ़ रहे थे। नहीं फोर्थ रह गया। इंडिविजुअल विद लो स्टीम टेक मोर रिस्क ना। जिनका हाई स्टीम लो स्टीम होता है ना, जिनका लो स्टीम होता है, ओ सॉरी लो सेल्फ स्टीम होता है, वो रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। फॉल्स होगा, ठीक सर। ठीक। चलो अब आया डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस एंड जेंडर इशू, कि वर्क प्लेस पे एक बंदा दूसरे से डिफरेंट है, डाइवर्सिटी, ठीक है। और डाइवर्सिटी का मैनेजमेंट कैसे हो, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर भी इसमें बता रखी है, और बाकी कोई दिल्ली का रहने वाला, कोई हैदराबाद का रहने वाला, ये भी एक प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो डाइवर्सिटी जो वर्क फोर्स की होती है ये एक प्रॉब्लम भी होती है, और कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां डाइवर्सिटी जरूरी होती है, जैसे बोलो, जैसे बैंक में। बैंक में जरूरी नहीं है, बैंक में ऐसा जरूरी नहीं कि डाइवर्सिटी हो। डिफेंस सर। डिफेंस में कह सकते हैं एक बार, क्योंकि उन्हें पूरे कंट्री को एज ए होल वो करना होता है, कंसीडर करना। ठीक। Many organizations have acknowledged the importance of the increasing diversity in the workforce. They have begun the question effectiveness of human resource system that are largely designed for more homogeneous workforce. तो अधिकतर वो क्या करते हैं
ऐसी वर्कफोर्स बनाते हैं जो कैसी हो, होमोजीनियस हो। देयर इज नीड टू कंसीडर द इम्प्लीकेशन ऑफ डाइवर्सिटी, और इसीलिए उसकी जो है वो स्टडी कर डाइवर्सिटी इम्प्लीकेशन की कंसीडर करना है for the development and synthesis of specific HR policy area. There is also need to study the degree to which the current theories and practice have incorporated issue of the data. तो diversity management के लिए आजकल की क्या थ्योरियां वगैरह चल रही है उसके बारे में। While race, ethnicity and gender are most rigorous, तो सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो रेस एथनिसिटी का मतलब है कहाँ का रहने वाला है, कैसा दिखता है, किस जाति का है, किस धर्म का है, ये चीज, और जेंडर। ठीक है। देयर आर अदर टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट एचआर सिस्टम मैनेजमेंट, दे इंक्लूड डिसेबिलिटी, फैमिली बैकग्राउंड, एज, तो ये तो मेन हो गए दो ऊपर वाले, बाकी लाइफ स्टाइल, कल्चर, ये सब भी क्या होता है डाइवर्सिटी का एक वो होता है। जैसे कई जगह होता है जैसे कि ये तो साउथ का है, ये नॉर्थ का है, ये यूपी का है, ये दिल्ली का है, ये पंजाब का है, ये पहाड़ का है, ये प्लेन का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सब चीज। ठीक है। ईच ऑफ दीज आइडेंटिटी ग्रुप मेंबरशिप कैन अफेक्ट द एम्प्लॉयज एटीट्यूड एंड बिहेवियर एट वर्क प्लेस एज वेल एज इन्फ्लुएंस। ठीक है। Organization have traditionally HR system based on the model of homogeneity. They promote a similar. तो पहले तो डाइवर्सिटी नहीं होती थी, एक ही जगह के लोग रख लेते, बट अब क्या है, number of example is how traditional HR management models foster workforce homogenization, मतलब एक से recruiting practice emphasize, तो वहां पे जब लोगों को रखते हैं उसी तरह रखते हैं। ठीक है। Have historically been reliable or selecting candidate similar to those who have been successful, तो वो जो पहले पुराने रिजल्ट अच्छे दे रहे थे उसी तरह के लोगों को रखना पसंद करते हैं। ठीक है। सिमिलरली डिसीजन मेकर्स हैव टेम्प्टेड टू हायर, प्रमोट एंड इवैल्यूएट पीपल इन टर्म्स ऑफ द डिग्री टू विच दे आर लाइक देयर ओन इवन, जैसा उन्हें पसंद है वैसे ही आदमी लेते हैं। ठीक है। सच एन अप्रोच हैज बीन कॉइन्ड होमोजीनियस रिप्रोडक्शन। अब आपको एक क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज होमोजीनियस रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन से मतलब है एम्प्लॉय आते जा रहे हैं, कुछ रिटायर हो रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ डेथ हो जा रही, बट नए नए आते जा रहे हैं। तो वो कैसे आने चाहिए, कैसे लाते हैं लोगों को, किस तरह के लोगों को करते हैं रिप्रोड्यूस, होमोजेनियस टाइप का। ठीक है। रेफरिंग द टेंडेंसी ऑफ सिलेक्शन एंड प्रमोशन सिस्टम टू अलाउ ओनली दोज एम्प्लॉय टू पास थ्रू हु फिट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डोमिनेंट कोएलिशन। ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह यूज करते हैं सब कुछ। Once the ability of the competence becomes obsolete, entire work group becomes redundant. तो उसने कहा है कि अगर ये कॉम्पिटेंसी ऑब्सोलीट हो जाए तो क्या पूरा काम खत्म हो जाता है, उसको छोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन बैंक्स हैड रिक्रूटेड लार्ज वर्क फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एम्प्लॉय। तो बैंक में कौन से ले लिए थे उन्होंने, न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब आजकल क्या हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटर भी चाहिए और सेल्स वगैरह भी चाहिए, सेलिंग मार्केटिंग स्किल भी चाहिए। तो आजकल क्या है, बैंक्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रीस्किलिंग ऑफ द, जो पुराने स्टाफ के साथ दिक्कत आई थी। ठीक है। तो अब तो ऑलमोस्ट सभी लोग कंप्यूटर जान गए, बट ये जो आजकल हो रहा है कि भैया आज 5 खाते खोलने हैं, आज 5 LIC बेचनी है, तो ये एक नई चीज है। तो अब बैंक क्या कर रहा है, रिक्रूटमेंट के समय पेपर में मार्केटिंग का पेपर भी ले रहा है और पहले से बता दे रहा है कि क्या नाम दे रहा है आजकल, सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या दे रहा है, कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट, कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट डेजिग्नेशन है। ठीक है। देयर इज ए ड्रास्टिक शिफ्ट इन द ओरिएंटेशन ऑफ द पीपल बैक ऑफिस। ठीक है सब। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो आप ले रहे थे अभी तक वो पहले जमाने में होमोजीनियस टाइप के ले रहे थे, बट आजकल डाइवर्सिटी हो गई है। डाइवर्सिटी को क्या करना है, हमें मैनेज भी करना है। ठीक है। तो इसमें जहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का होगा वो मैं बात करता हूं। डाइवर्सिटी एनलार्जमेंट अप्रोच इंक्रीजेस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। द गोल ऑफ द स्ट्रेटेजी इज टू क्रिएट डाइवर्सिटी बाय changing an organization demographic composition. Employees seems to assume that increasing diversity and exposure to minority employee will result in improved individuals and organizational performance. The employers have wider choice from diverse. तो वहां पे डाइवर्सिफाइड ग्रुप को थोड़ा अच्छा भी मानना है, क्योंकि हर ग्रुप से वो अच्छा आदमी लेने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये एक तरह से इसने डाइवर्सिटी, क्या नाम बोला इसने, डाइवर्सिटी क्या नाम बोला, enlargement, एनलार्जमेंट। हर ज्योग्राफी से बंदे को उठाओ, ले लो, कहीं का हो अपॉइंट करो। डाइवर्सिटी, सेंसिटिविटी, अप्रोच, एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चरल डिस्टेंस, अटेम्प्ट टू टीच इंडिविजुअल मेंबर्स अबाउट कल्चरल डिफरेंस वाई ट्रेनिंग से बताते हैं। ऑफन ट्रेनिंग सेशन आर हेल्ड द sensitize the employees to stereotyped difference of various employer racial। तो उसको वो उसमें कंबाइन करते हैं कि भाई ये सब चीजें सबको करनी है। पर्पज ऑफ द प्रमोट द कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग टू बिल्ड रिलेशनशिप अमंग द मेंबर डिफरेंट बैकग्राउंड। थर्ड स्ट्रेटजी, द कल्चरल ऑडिट। अब कल्चरल ऑडिट भी होता है, देखो कल्चरल ऑडिट भी कराते हैं कि भैया यहाँ जो जितने स्टाफ हैं कितने मिक्स हैं नहीं है। जनरली ट्राइज टू डिटरमाइन व्हाट इज blocking the progress of non-traditional employee. Data is collected through surveys to assess various demographic groups, identification of major obstacles they face in the current culture. थोड़ा थीम समझ गए ना इसका? थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा ना, बोलो। यस सर। कल्चरल ऑडिट नॉट ओनली, अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि भैया डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए बैंक क्या क्या करता है या ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, तो उसमें से एक काम है क्या करना, कल्चरल ऑडिट करना। नॉट ओनली नीड टू फोकस ऑन द डिफरेंस बिटवीन द groups but also identify the similarities between the groups, and culture supportive HR system can reinforce to achieve the organizational objective. One problem that emerges is the issue of critical mass. मास माने होता है बहुत ज्यादा संख्या में होना। Organization planning for diversity often find themselves spinning their wheels because of inability to bring enough diverse worker into the organization. The problem here is that it may be need a critical mass of diverse worker in order to such employee to feel welcome and accepted. तो ये एक और प्रॉब्लम हुई थी, कुछ जितनी भी इंडिया में जो फैक्ट्रीज थी उसमें जब स्ट्राइक खूब होने लगे, तो उसका भी रीजन था कि स्पेसिफिक एरिया से वर्कर थे, यूपी और बिहार से ज्यादा वर्कर थे, तो कई सारी जो फैक्ट्रीज थी उसमें ये दिक्कत आई थी। क्या था उसमें कि डाइवर्सिटी, होमोजीनियस कैरेक्टर के थे सब। अगर वो डाइवर्सिटी होती तो शायद सब तरह के लोग अलग अलग सोच के उस काम को चलने दे सकते थे। आपने सुना होगा आज से 10-15 साल पहले कई फैक्ट्रीज बंद सी हो गई हैं, अब यूनियनाइजेशन होने लगा उसका ज्यादा, ठीक है। इंटरेस्ट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन may fall flat because of sense of isolation and overexposure in one role as token. Another problem with achieving diversity objective is that it takes considerable time before the organization with best intention begin to show complete demographic profile which reflect their objective and effort. Finally, the nature of underlying business condition may limit achieving business objective. When the organization growing, expanding, hiring with greater frequency, it allow faster achievement of, तो वो क्या है, जो डाइवर्सिटी जो गोल्स हैं उनके अचीवमेंट के लिए काम करता है। मतलब हर तरह का वो लेना, बट उससे क्या करना, उसके लिए पॉलिसीज बनाना। However, when expansion is slow or non-existent during downsizing, it becomes difficult to achieve the diversity of it. तो अगर आप एक्सपेंशन स्लो है तो डाइवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे जेंडर इशू का आ गया है, ठीक है। तो उसने कहा द मेजर फैक्टर क्या है, आज जेंडर एंड रेस, शुरू में बताया था उसने। मैनी जॉब है, अब इसमें भी थोड़ा सा देखो किस तरह का जॉब है। तो जैसे टीचिंग, बैंकिंग में जो फीमेल्स हैं, लेडीज हैं, वो कंफर्टेबल फील करती हैं। डिफरेंस बेसिकली ऑन द account of physical, social, psychological and emotional consideration. For job requiring greater physical strength, तो वहाँ पे मैन को प्रीफर किया जाता है। Whereas for the jobs requiring hospitality and emotional, तो वहाँ पे लेडीज को वो किया जाता है, ठीक है, वुमेन को।
gradually the difference getting blunted. Now women are willing to, अब women भी क्या है, एक्सेप्ट कर रही है हर तरह के जॉब, जेट फाइटर चलाना, ये सब कुछ करना, ठीक है. सक्सेसफुल इन द जॉब्स विच वर प्रीडोमिनेटली बीइंग ऑक्युपाइड बाय मेन. तो आजकल सब कुछ चल रहा है, ठीक है. और आजकल जो है डिस्क्रिमिनेशन रिमूव करने के लिए दुनिया की सरकार सब कुछ मिलजुल के काम कर रही है, ठीक है. In a survey conducted in UK, women got 82% of the average hourly earning as compared to the male counterpart in full-time employment. समझ में आई बात? इंडिया में जो है वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट अभी स्टिल पुअर चल रहा है, ठीक है. और बैंकिंग, टीचिंग, हेल्थ केयर में ज्यादा काम कर रही है, ठीक है. एक ये इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ये भी HRD डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट एक्ट था, फैक्ट्रीज एक्ट. लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ सब चल रहा है, ठीक है. कुछ गवर्नमेंट ने 30% रिजर्वेशन दे रखा, और लेजिस्लेशन में भी वुमेन की पार्टिसिपेंट की बात चल रही है. सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ए नंबर ऑफ केसेस बीइंग रिपोर्टेड, एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस चलता रहता है, ठीक है. इसकी भी प्रॉब्लम चल रही है. इट हैज डिफाइंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स सेक्सुअल हरासमेंट एंड द मैनर it should be dealt in the organization. In spite of the Supreme Court directive, a number of cases of sexual harassment still continue, and there is under-reporting of such cases because of job insecurity and social stigma. ठीक है. तो अभी हमने क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ. डाइवर्सिटी का मैनेजमेंट, किस बेसिस पे डाइवर्सिटी होती है, और वो अच्छी है खराब है. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैज डाइवर्सिटी, ठीक है. अच्छा, ये जो YouTube में देख रहे हो, लाइक डिसलाइक कहने पे ही क्यों करते हो? चलो मैं YouTube वालों से बात कर रहा हूँ, तब तक आप लोग आइए 15-20 मिनट.